हम खबरों पर टॉप 5 में नजर दौड़ाएंगे और उसके बाद आज के दिन के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। आज सब आप जानते हैं कि आज बैनुल अक़वामी सतह पर एक अहम तरीन दिन है और ड्रग्स या मनशियात के खिलाफ आलमी सतह पर प्रोग्राम्स होते हैं। आज के दिन को मनाने का असल में मकसद होता है कि बेदारी पैदा की जा सके और वो तमाम लोग जो मनशियात के दलदल में फंसे हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए, सरकार की पॉलिसी या हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और कम से कम मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर अगर कहीं पर कम थोड़ी सी भी शरह उन लोगों की हुई है जो इस दलदल से बाहर निकले हैं तो उसके पीछे कौन से ऐसे सख्त इकदाम थे वो बाकी जगहों पर भी आजमाइशी बुनियादों पर उठाए जा सके। जम्मू कश्मीर की खास तौर से बात होगी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अपने इदारे क्या कहते हैं और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जब आदादुशुमार हम देखते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से तस्वीरें भी थोड़ी देर में आप देखेंगे, एक एक करके उस जानिब भी चलेंगे। मगर आज इससे पहले कि ड्रग्स या ड्रग अब्यूज़ के हवाले से हम बात करें, दो खास मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। टॉप 5 यानी वो 5 बड़ी खबरें जो सुबह से सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देखते और न सिर्फ देखते हैं बल्कि अपना तज्जिया तबसरा या फिर अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचाते हैं, अपनी बात रखते हैं। वो टॉप 5 में शामिल 5 खबरें आप तक पहुंचेंगी। टॉप 5 में यात्रा के हवाले से पहली बात, चंद घंटे बचे हैं जब कल का दिन गुजर जाएगा। परसों से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और पहला जत्था कल लखनपुर अंदर दाखिल होगा, तो उससे पहले सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है जब इस्तकबाल यात्रियों का किया जाएगा। खुशउस्लूबी के साथ यात्रा चले, पाए तकमील तक अच्छे और अहसन तरीके से पहुंचाया जाए, इसकी खातिर लखनपुर से अमरनाथ गुफा तक इजाफी पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। 29 जून से शुरू होने वाली यात्रा के लिए मरकजी और यूटी सतह पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और लखनपुर से गुफा तक 60,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज को तैनात करके हरी झंडी दिखाई गई है, जिनमें सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहलाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इसके अलावा एसआईएफ है और सीआईएसएफ। ये तमाम वो कंपनियां हैं जो मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर भेजी गई है। यात्रा रूट्स पर जगह जगह शार्प शूटर्स को तैनात किया गया है। इस दौरान पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सरहद है वहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि अमन दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। इधर यात्रा के आगाज से पहले यात्रियों और बाकायदा गाड़ियों की जो ट्रैफिक का हिस्सा है निगरानी की जा रही है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आला दर्जे के क्लोज सर्किट टेलीविजन या सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस सारी सूरत हाल के बीच आज मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ड्राई रन भी किया गया, यानी एक तरह से मॉक ड्रिल होता है कि इंतजामिया कितनी तैयार है और मुश्किल सूरत हाल में क्या किया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर ये तमाम कोशिशें आज दिन भर जारी रही, इस पर आगे चलकर मजीद गुफ्तगू करेंगे। दूसरी खबर टॉप 5 में मौसम के हवाले से, महकमा मौसमियात ने शुमाली भारत में मौसम तब्दील हुआ है और होगा आइंदा 48 घंटों में, इसकी तस्दीक कर दी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई है। मुतलका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक कश्मीर में 26 और 27 यानी आज का दिन जो गुजरा है वो भी खुश्क रहा, कल का दिन भी खुश्क होगा और बालाई इलाकों में आज रात से कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। 28 से 30 जून तक बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हो सकती हैं और कश्मीर में 1 जुलाई से 4 जुलाई तक कई मकामात पर रुक रुक कर बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि जम्मू सूबे के अंदर 2 दिन की गर्मी के बाद 30 जून के बाद हल्की सी राहत कहीं एक जगहों पर या मकामात पर हो सकती है, इसकी तस्दीक महकमा कर रहा है। तीसरी खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से, जहां पर लोकसभा में आज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हिमायत या फिर अपने अपने हिसाब से बात रखी, अपनी आरा का इजहार किया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से उन पार्टियों में थी जिनने अपनी बात रखी और आज डेब्यू स्पीच थी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की, जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर गए हैं। ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ओम बिरला की लोकसभा का स्पीकर बनाने की तजवीज़ पेश की, बाद में वो बन भी गए। लेकिन आज हमने ये देखा कि पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के होते हुए लोकसभा में पहला खिताब किया और इस तरीके से आज उनका डेब्यू भी था। दफ़ा 370 की भी बात की, मुसलमानों को लेकर मुल्क के अंदर माहौल पर भी नजर दौड़ाई और इतना ही नहीं, साथ साथ उन्होंने इंजीनियर रशीद और बाकी तमाम वो लोग जो जीत कर आए हैं, जेलों में बंद हैं, उन तमाम लोगों की आवाज बनने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान अचानक से पहले दिन ही उनका माइक बंद कर दिया गया। ये तीसरी खबर सुर्खियों में। लोकसभा के अंदर कार्रवाई फिलहाल कल तक की मुलतवी है। कल जब दोबारा बात होगी तो आप देखेंगे सदर हिंद हुकूमत की जो हुसूलियाबियां हैं उस पर खिताब भी करेंगी और उसके बाद वज़ीर आज़म इजहार तशक्कुर करेंगे। चौथी खबर डोडा से, जहां पर पिछले 7 घंटों से ऑपरेशन जारी है। गंदों के सुनो लगौर इलाके में जंगलात का इलाका है। आज सुब फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के दरमियान झड़प शुरू हुई। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, ताहम
पुलिस या फौज ने इसकी तस्दीक नहीं की है। बताया जाता था कि 1 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए थे। एक की लाश बरामद कर ली गई है। सुबह 9 बजे के करीब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुसद्दिक का इतलात मौसूल होने पर सिनू के लगू जंगल के अंदर मुहासरा किया। मिलिटेंटों ने फायर ओपन किया, जवाबी कार्रवाई हुई और इस तरीके से सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। ये भी बताया जाता है कि इस इलाके के अंदर एक नहीं बल्कि कई एक मिलिटेंट अलग अलग ग्रुप्स में शायद हो सकते हैं। यही वजह है कि कोटा टॉप आसपास के इलाकों में हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर, और अब जहां मौसम भी तब्दील हुआ, बारिशें हुई हैं, सब डिवीजन गुंदों के अंदर ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन हलाकतों पर होगी तो आपके सामने रखेंगे। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की, जहां बारिशें ऑपरेशन के दौरान शुरू हो गई। इधर एडीजीपी जम्मू आनंद जैन भी थोड़ी देर पहले सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी है जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल डोडा मुंतकिल किया गया है, जहां इलाज चल रहा है। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 5वीं खबर टॉप 5 में। अब तक महंगाई पर बहुत सारी खबरें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन सरकार इस पर लबकुशाई नहीं करती थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी तस्दीक कर दी कि भारत में अभी जो महंगाई दर है उसको किसी भी तरीके से 4% के टारगेट तक कम करने की जरूरत है। सालाना खुर्दा अफरात ज़र मई में घटकर 4.75% रह गई, जो अप्रैल में 4.83 तक थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भारतीय मरकजी बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दरमियानी मुद्दत के हदफ से बहुत ज्यादा है। गवर्नर जो आरबीआई के हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने तस्दीक की कि शरह जो ज्यादा है, अगर इसको वक्ती तौर कम नहीं किया गया तो कुछ छोटी छोटी गलतियां जो महंगाई को कम करने के लिए नहीं हो सकी तो बाद में मुश्किलात हो सकेंगी। और इंडस्ट्री बॉडी मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया और कहा कि जहां सालाना बुनियादों पर 8% हकीकी जीडीपी ग्रोथ को बरकरार रखा जा सकता है। शक्तिकांत दास ने यह भी तस्दीक की कि खुशाइन बात तो है, हम इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन हैं, मगर यह भी सोचना होगा कि महंगाई जो मुसलसल बढ़ रही है उसको कम कैसे किया जाए, इस पर पॉलिसी हमारे पास क्या और कैसी बननी चाहिए। जब उनका ये बयान आया तो मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से भी की गई है और हिज़्ब इख्तिलाफ इसको दूसरे एतबार से ले रहा है कि आप 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में आरबीआई का गवर्नर अगर कहता है कि महंगाई को कम अगर ना किया गया, अगर फौरी तौर पर इकदाम ना उठाए गए तो एक बड़ा ब्लास्ट होगा, जिससे परेशानी हुकूमत के लिए भी होगी और आवाम के लिए भी। इन बातों पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। तो बहरहाल ये टॉप 5 में 5 बड़ी खबरें आपके सामने हमने रखी हैं फॉर्मेट के मुताबिक। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत आज के मौजू की करेंगे। मैंने शुरुआत में कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर और मुल्क के बाकी हिस्सों में आज मंशियात के खिलाफ या फिर ड्रग्स के खिलाफ आलमी सतह पर तकरीबात हो रही हैं। आज का दिन यानी इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे या ड्रग्स के खिलाफ इंटरनेशनली ये जो दिन बनाया जाता है, तकरीबात होती हैं, प्रोग्राम्स, वॉक, सेमिनार। लेकिन जम्मू कश्मीर पर बात करना ज़रूरी है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां इस वबा से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर तरह की लड़ाई तो की जा रही है, मगर 13 लाख से ज़्यादा नौजवान इसमें मुब्तला है। आबादी का तकरीबन 8% हिस्सा बनता है। जब दूसरी तरफ आप देखते हैं दूसरे एतबार से, तो तकरीबन हर 10 अफराद में एक मंशियात का आदी है, किसी ना किसी तरीके से आज के वक्त में वो ड्रग्स लेता है। कारोबार करने वाले अफराद अलग, ये वो लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और बेतहाशा इस्तेमाल होता है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आज दिन भर प्रोग्राम हुए, वॉक्स हुए, रैलियां हुई, सेमिनार किए गए, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोग्राम मुनक्किद किए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर सच्चाई ये है कि भारत के बाकी स्टेट्स या यूटी से सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। 62.5 मिलियन लोग शराब, 8.45 मिलियन लोग चरस, 2 मिलियन अफीम, लगभग 5 लाख लोग नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। और जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ 80% नौजवान हैं जो अफीम का इस्तेमाल करते हैं। इन रिपोर्ट्स को अगर सही माना जाए, हर 50 नौजवानों में 2 से ज़्यादा मंशियात के आदी हैं। शराब, नशीली अद्वियात या जो मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद में भी मुतवातिर इजाफा हुआ। ये तो एक बात। दूसरी तरफ चंद एक बातें जो लोग देख भी रहे हैं और उनके साथ उनको बताना ये भी ज़रूरी है। ग्राफिक्स के ज़रिए आपको समझाएंगे कि इस वक्त मंशियात की वबा जो है वो 13 लाख नौजवान इस ख़तरनाक बीमारी में है और आबादी का ये तकरीबन 8% हिस्सा बनता है। 59% की उम्र में 59% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 to 30 जो एज है, इसमें 60% के आसपास की अगर आबादी या नौजवान मंशियात के आदी होते हैं तो सिचुएशन कितनी ख़राब हो रही है।
80% अफीम का इस्तेमाल करते हैं और हर 10 में एक मंशियात का आदी है। एक शख्स हर 10 अफराद में से औसतन ड्रग्स लेता है। ये हालात इस वक्त हैं। और जम्मू कश्मीर में हर 50 नौजवानों में 2 से ज्यादा मंशियात के आदी हैं। ये रिपोर्ट्स बताती हैं, हमारे अपने आदादोशुमार नहीं है। शराब, नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में मुतवातिर इजाफा हुआ है। एक बात ये, 4 अगस्त 2023 को वजारत समाजी इंसाफ और रोजगार की कायमा कमेटी की रिपोर्ट आती है, जिससे ये पता चलता है कि करीबन 13,50,000 लोग नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में 60,000 अफराद नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी मेडिसिन जो उनको इस तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। नशा करने वाले अफराद में हर साल औसतन 30% इजाफा हो रहा है। यूनियन टेरिटरी के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों से ज्यादा है और ओवरऑल इन रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 30% लोग हर साल नशा करने वालों में इस वक्त जो है वो ज्यादा है। हेपेटाइटिस सी की बीमारी में 70% नशा करने वाले अफराद मुब्तला है। 13 लाख नौजवान, आबादी का 8% हिस्सा। इस वक्त हालात यह है कि मुल्की सतह पर जहां तमाम तरह की कोशिशें होती हैं, तमाम तरह की कोशिशें हुई हैं, वो अभी तक कामयाब होती नजर नहीं आई हैं। चलिए जरा इस पर मजीद बात करते हैं और अपने मेहमानों का रुख भी करेंगे। हमारे साथ शबीर अहमद साहब हैं, श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन क्यों हैं। जब नौजवानों के बचाने की या नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इस बीमारी से दूर लाने की या बचाने की कोशिश है, तो उसमें इनका कलीदी रोल रहा। आज सुबह भी एक तफसीली गुफ्तगू इनके साथ हुई। डॉक्टर विशाल टंडन साहब हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, एक बड़े इदारे के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है इन पर भी। और आज जब इस अहम तरीन दिन पर बात हो रही है तो इनका जाती तजर्बा क्या है वो भी देखेंगे, क्योंकि सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू के अंदर भी इस तरह के केसेस में मुतवातिर इजाफा हुआ है, केसेस बढ़ते हुए देखे गए। इस पर डिटेल डिस्कशन होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पहले जरा मैं आऊँगा शबीर साहब आपके पास। सुबह भी हमने डिस्कस किया था और जब हम आदादोशुमार को देखते हैं तो पता ये चलता है कि यूनियन टेरिटरी में एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर प्रोविंस के अंदर हालात ज्यादा खराब हैं। बुनियादी असबाब क्या हैं जो आपकी समझ में आई हैं, क्योंकि आप उन तमाम लोगों को हमसे ज्यादा और बहुत करीब से देखते हैं जो लोग इस दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं, इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सुबह भी इस पे आपसे बात कर रहा था जी। जो आपका सवाल है कि क्या हालात है कश्मीर के। कश्मीर के जैसे आपको पता है नामसाइद हालात ने हमें 25 सालों से घेरे रखा है और एक ऐसा एज ग्रुप तैयार हो गया जो 25 साल पहले 2 साल 2.5 साल का था, 1 साल का था। उसने फिर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक चीज देखी है, अनसर्टेनिटी, बेरोजगारी, और दूसरी ये कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जो मुझे मेन काज लगा इस वक्त कश्मीर में मंशियात आम होने का। क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद, जैसे सुबह मैं आपसे बात कर रहा था, 13.5 लाख बच्चे होना, ये अपने आप में हम सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आप इतना कम से कम सोच लीजिए ना कि 13.5 लाख बच्चे क्या इंस्टीट्यूशन तक पहुंचे, क्या उनका इलाज हुआ, क्या उनका फॉलोअप हुआ, क्या रिलैप्स रेट क्या रही। देखिए 13.5 लाख कहने की बात नहीं है। हम उस दलदल में फंसे जा रहे हैं जहां पे मुझे लगता है कि अगर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं ली, जो मैं सुबह बात कर रहा था, जैसे हम बिजली, सड़क, पानी के लिए बाहर निकलते हैं, एहतिजाज करते हैं, मुझे लगता है वक्त वही आन पड़ा है कि इस मंशियात के खिलाफ भी लोगों को आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और कम से कम हमें ये चाहिए कि हमारी आने वाली नस्ल क्या मंशियात के आदी होंगे। जैसे वेनेजुएला है, जैसे साउथ अफ्रीका में आप कभी कभी पोस्टर्स देखते हैं कि वहां पे जो नशा करते हैं गिरे रहते हैं सड़कों पे, वो हालात यहाँ पे भी है। लेकिन इंसानियत के नाते इन जैसे बच्चों को फिर हम घर भी छोड़ते हैं जब अगर किसी बच्चे को सड़क पे देखा जाता है। और रही बात वादी, रही बात जम्मू, रही बात अपर डिस्ट्रिक्ट्स, शायद मैं सुबह भी कह चुका हूँ, ये आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करिए, ये कोई ऐसा स्टेट या कोई ऐसा इलाका नहीं रहा अब जहां पे हम कहेंगे परसेंटेज देखिए कितनी है और क्या। विशाल जी, शबीर साहब को आपने सुना, हालात इंतहाई ख़राब हैं। जम्मू के अंदर सिचुएशन एग्जैक्टली इस वक्त क्या है? किस तरह के केसेस आपके पास होते हैं? कोई रिकवरी का कोई चांस होता है? जब 13 लाख के आसपास लोगों की या बच्चों की या नौजवानों की हम बात कर रहे हैं
तो अब तो खबर ये भी है कि इंतहाई अफसोसनाक केसेस ऐसे हैं जहां पर बच्चियां भी सामने आ रही हैं और बड़े सीरियस केसेस हैं। आपका चूंकि कंसर्न इन मामलात पर काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्या सिचुएशन एग्जैक्टली जम्मू के अंदर है या किन किन डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा केसेस आपके पास पहुंचते हैं जिनके साथ आप डेली बेसिस पे कम से कम डील करते हैं? जी, विशाल विशाल साहब आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, वो ठीक हो जाए। शबीर साहब, एक चीज़ मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि रिकवरी का चांस होता है, चूंकि हमारे पास आप जैसे सुबह भी बता रहे थे ड्रग डिएडिक्शन सेंटर्स नहीं है। ऐसे में कैसे डील करने का तरीकाकार क्या है, जहां आप आज के वक्त में काफ़ी वक्त से सरगर्म हैं, कलीदी रोल अदा कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी है कि जिस नवीयत के केसेस होते हैं वो वहां से रिकवर कर लिए जाएं और बड़ी जल्दी इस चीज़ से बाहर निकाला जाए? मिनिमम वक्त कितना इन सारी चीज़ों में लग सकता है? ये डिपेंडेंट है कि एक बच्चा अगर मंशियात में मुब्तला है और किस किस्म के मंशियात में मुब्तला है। जी, कुछ बच्चे होते हैं जो 10-15 दिनों से इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इजी वे होता है कि 10-15 दिन मेडिकेशन या 1 महीना 1.5 महीना मेडिकेशन और टेस्ट लेके उनका हम प्रॉपर वे करते हैं। लेकिन अगर कोई क्रोनिक होता है, क्रोनिक का मतलब ये है कि कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल से कोई इस्तेमाल कर रहा है मंशिया, तो उसमें टाइम लगने की ही बात होती है। ताकि पहले हमें ये पता चले कि 10 सालों की एडिक्शन हम इसको 10 दिन में तो खत्म नहीं कर सकते। हाँ, एक सर्टेन टाइम पीरियड होना चाहिए जी, जिसके लिए हम इसको ट्रीट कर पाए, जिसके लिए हम इसके इनर पार्ट्स देखें, टेस्ट लेके जाए और इसको फिर उस मेडिकेशन पे डाला जाए जहां पे इसको इस चीज को फिर से लेने की कोई अर्ज पैदा ना हो। हमारे पास अगर हम देखा जाए, जो मैंने सुबह भी बताया, रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज नहीं है, डिटॉक्स है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज अभी फ्रेम आउट करनी है। गवर्नमेंट को इसमें हाथ डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं भी सेंटर लगाना या फिर ट्रीट करना ही इन जैसे 13.5 लाख बच्चों का मसला हल नहीं कर सकता है। जी, अगर मसला हल कर सकता है तो उनके लिए एक बुनियादी फ्रेम आउट होना चाहिए, उनका रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए, उनका रेगुलर मेडिकेशन होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने अभी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी रखी है एफटी के हिसाब से, ट्रीटमेंट फैसिलिटी, लेकिन बदकिस्मती से ये बच्चे जहां वो जाते हैं अपना ट्रीटमेंट ओपीडी बेसिस पे करवाते हैं, फिर वहां से उनको एक दवाई दी जाती है जिसका नाम एडनॉक है, बुप्रेनोर्फिन। लेकिन बदकिस्मती से ये बच्चे उस मेडिसिन का भी मिसयूज करते हैं, जी, वहां से लाते हैं, कंटिन्यूअसली वही दवाई खाते हैं। वो दवाई हम कभी इस्तेमाल करते हैं जब एक क्रॉनिक ड्रग अब्यूजर को छोड़ने के लिए हम कहते हैं कि ये दवाई आप इस्तेमाल करिए, फिर और टेपर ऑफ करिए। सपोज आज 5 खाइए, 1 महीने बाद 4 खानी है, 1 महीने बाद 3 खानी है। लेकिन बदकिस्मती से ये उस चीज का भी अब मिसयूज करने लगे हैं, क्योंकि एक डाटा उधर बनता है, एक डायरी बनती है, उनको 14 दिन के लिए 20 टैबलेट दिए जाते हैं और रिपोर्टेड ये भी है कि वो बच्चे जो वहां से मेडिसिन ले आते हैं, बाहर उनके बंदे वेट कर रहे होते हैं और उनको 50-60 रुपए में वो एक टिकिया भी दे देते हैं। अच्छा शबीर साहब, ये जो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अद्वियात का या मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो धंधा हुआ जो गैर कानूनी तौर पर उठाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरा तरीकाकार क्या है? ये आम मेडिसिन ही हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं या कोई और अलग से मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात हैं? ये कैसे हम आम लोगों को समझा पाए? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एजुकेट करना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें स्पेसिफिक एक मेडिकेशन आती है। जी, जैसे आप किसी हेरोइन का अगर नाम ले लें, वो मॉर्फिन है। लेकिन आजकल के बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं, एंड्रॉइड फोन्स हाथ में लिए हुए हैं। हम्म, मॉर्फिन किस किस टैबलेट में पड़ती है ये पहले पढ़ते हैं, फिर जाके ये उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगता है जहां तक हमारी इसमें नॉलेज है, बाहर से रेगुलर उतनी मेडिसिन नहीं आती है दवाई वालों के लिए जितनी की लीगल में आती है।
अब आप ठीक यकीन है। नहीं करोगे, एयरपोर्ट पे पिछले महीने कंसाइनमेंट पकड़ी गई है। आप यकीन करिए, एयरपोर्ट से कंसाइनमेंट पकड़ना, वो हम्म। भी टैबलेट्स की, कि वो आयरन टैबलेट्स यहाँ लाके उनको बेचनी थी। अब ये देखिए आप कि वो मेडिसिन कहाँ जाती, एयरपोर्ट पे अगर उसको सीज नहीं किया जाता, जितनी भी वो कंसाइनमेंट थी, तो ये बच्चे जो मेडिकेशन लेते हैं, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने अब एक सटल रूल कायम किया हुआ है कि अगर आपको कोई ऐसा दवाई की जरूरत पड़ेगी जो एक डॉक्टर लिख सकता है, फिर आपको एक अपना प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वाले को देना है, जी। ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी रहे कि आपके पास 100 टैबलेट आई थी, आपने किसको दी। मुझे लगता है अगर एक मेडिसिन वाले के पास, शॉपकीपर, मेडिसिन शॉपकीपर के पास 200 टैबलेट्स होती है, तो यहाँ पे 2 नंबर में 2000 टैबलेट्स बच्चे के पास होती है। और इजी एक्सेस है, जो इनका नेटवर्क है सिर्फ फोन पे ही है। आज आप फोन पे पैसे भी ट्रांसफर करिए, आप वो अमेजोन एक से बड़ा या संगीन किसी मसला और, है। डॉक्टर विशाल साहब भी हमारे बहुत साथ है। अच्छा। डॉक्टर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? या मैं अब सुन पा रहा हूँ और मुझे आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी जी, अब आवाज आ रही है। आप कंटिन्यू करें मेरा सवाल अगर आपने हाँ सुना है। हाँ, अब आ रही है, मेरे को आ रही है, नाउ इट इज कम। जी अच्छा, जी। आपने आपने जम्मू का सूरत हाल पूछा। जम्मू में भी लगभग इसी तरह का सूरत हाल है और इससे ह्यूज सर्ज, बहुत ज्यादा सर्ज हुआ है। पहले हम सुनते थे कि पंजाब इज द एडजॉइनिंग स्टेट जहां अफेक्टेड है, बट जम्मू एंड कश्मीर आई थिंक नाउ दे आर ऑन द सर्ज ऑफ दिस मीननेस, नंबर वन। नंबर टू, जी जो आपने पूछा कि इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया, लेकिन मैं इसमें कुछ पॉइंट जोड़ता चलूं कि मेरा ऐसा मानना है, जब जो मुलविस है इस एडिक्शन में, जब तक उसका खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, जब तक उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं है, सोसाइटी उसको इग्नोर नहीं करती, सोसाइटी का सपोर्ट है, तभी पॉसिबल होगा इस एडिक्शन से निकल पाना। ये पहले बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। नंबर दो, जो आपने लाइन ऑफ एक्शन डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, उसमें मैं बोलता चलूं कि ये जब डी एडिक्शन सेंटर में जब इनकी असेसमेंट करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने लेवल की में ये मतलब इन्वॉल्व है और इनका हेल्थ स्टेटस क्या है। जी और हेल्थ स्टेटस असेसमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि क्या इसको फैमिली सपोर्ट है, क्या ये इसकी डिटर्मिनेशन, इसका पिछला एक्सपीरियंस किस तरह का है। अगर वो सब हमें पॉजिटिव लगता है तो हम इसमें सीधा एंटीडोट जो एक मोड होता है उसको डालते हैं। 15 डेज प्रोटोकॉल रहता है। नो डाउट कि इसमें रिलैप्स का बड़ा चांसेस रहता है। 1 मंथ एंड 6 मंथ इज द पीरियड जब में बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलोअप और सर्वेलेंस रखनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमें लगता है कि ये मल्टीपल एडिक्शंस में है, जहां इसमें इसको उतनी सपोर्ट नहीं है फैमिली की और ये चाहता है निकलना, तो जी उसमें हम एक जो मतलब थेरेपी जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक लेसर डेविल में शिफ्ट किया जाता है, माने कम घातक सब्सटेंस में शिफ्ट किया जाता है। और ये दो मेजर लाइन ऑफ एक्शन रहती है हमारी डी एडिक्शन। बट बाय लार्ज मेरा मानना है, जब तक सेल्फ डिटर्मिनेशन, सोसाइटी का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तब तक इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो डॉक्टर तो साहब, ये मेरा ये एक जो बड़ा शबीर क्लियर साहब भी कह मैसेज। रहे थे कि ड्रग डी एडिक्शन नहीं है एक बड़ी वो भी समस्या है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, वाकई में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर कैसे चीज़ों के साथ डील किया जाए? लाइन ऑफ एक्शन की जब बात हो रही है तो क्या सिर्फ फिर इन चीज़ों पे छोड़ दिया जाए कि डॉक्टर्स प्राइवेट लेवल पे ही काम करें, या तमाम वो लोग जो बच्चों को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट लेवल से ड्रग डी एडिक्शन के थ्रू सपोर्ट ना होने की बात होती है, फिर क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? गवर्नमेंट लेवल पे दे आर डूइंग देयर एनफ, दे आर डूइंग, बट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मल्टी लेवल प्रोंग जो अप्रोच है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर सोसाइटी के हर वर्ग के हर इंसान का एक रोल है। पुलिस हैज ए रोल, एडमिनिस्ट्रेशन हैज ए रोल, आंखें बंद नहीं करनी है, सोसाइटी का रोल है। मतलब हमें इस चीज को सामने लाना है एंड मुझे लगता है कि इसको क्रैक डाउन उस तरह से करना है जिस तरह ये सबसे टॉप प्रायोरिटी आज की डेट में है। अगर पुलिस की तरफ से इस पे पेडलर्स पे क्रैकडाउन उस लेवल का नहीं होगा, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को नहीं रोका जाएगा, ड्रग रेगुलेशन नहीं की जाएगी, तो ये समस्या और मल्टीप्लाई होगी और एक्यूमुलेट होगी। दिस इज माय टेक एंड आई थिंक जी हर बंदे का, हर इंसान का एक रोल है। अगर 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 सोसाइटी में हम देखते हैं कि कोई एडिक्शन में मुलविस है,
तो उसको इन्फॉर्म करना, उसको राह में लाना एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है तक। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये देखें कि वो कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे पेडलर्स दे आर मोटिवेटिंग। और ये ट्रेंड रिसेंट देखा गया कि पेडलर्स जो है वो सॉफ्ट एरियाज में आइडेंटिफाई करके, सॉफ्ट पर्सनैलिटी डेफिशिएंट पीपल्स को आइडेंटिफाई करके वो फ्री अवेलेबिलिटी इनिशियली करवा के और उनको इसमें परमानेंटली डिटेल देते हैं। वो चीजें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो सेंसिटिव एरियाज को हमें आइडेंटिफाई करना है, पॉकेट्स को, चाहे वो श्रीनगर हो चाहे वो जम्मू हो, उस पे हमें बड़ी विजिलेंस रखनी पड़ेगी बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाय पुलिस। एंड मेडिकल टीम का यही रोल रहेगा कि जो भी पेशेंट आए उसको बड़े शिद्दत से, उसको बड़ी सिंपैथेटिक वे से ट्रीट करें, ना कि एक अब्यूज की तरह, ड्रग एडिक्ट की तरह, ये जान के कि ये तो निगलेक्टेड पर्सन, दे आर इक्वल स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी। मेरा मानना ये है कि ये जब फीलिंग आएगी तो मुझे लगता है तभी यूथ को एक राइट अच्छा, चूंकि आप एक बड़े इदारे के साथ हैं, डॉक्टर विशाल साहब, जो जम्मू प्रोविंस के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में से एक है और केसेस को डील भी करते हैं, अनऑफिशियली हम देखें तकरीबन कितने केसेस पर डे हम देखें आपके आसपास या आपके जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल से दाएं बाएं, तकरीबन कितने केसेस आते होंगे पर डे जिनमें बच्चे भी और बच्चियां दोनों इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इट्स ए टिप ऑफ आइसबर्ग। जो विजिबल है बहुत कम है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं। जो लोग अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन से आते हैं, पहुंचते हैं, वो नंबर बहुत कम है। पर डे अगर मैं बोलूं तो 10 to 15 पीपल दे रिपोर्ट अवर सेंटर, और उसके बाद जो वापस फॉलो अप के लिए आते हैं वो नंबर काफी कम हो जाता है जी। लेकिन एक अच्छा नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर अब रजिस्टर हुआ है। ये सब पॉसिबल हुआ आप लोगों की मदद से, अवेयरनेस जो क्रिएट हुई सोसाइटी में, पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया है, पेरेंट्स ने जो है और सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है कि इसमें से निकला जा सकता है। तो उसी तरह से ये लोगों ने अपने सेंटर्स में पहुंचाया इन बच्चों को। बस स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी गंभीर है, ये हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है हर बंदे को अपना रोल जो है बिट प्ले करना पड़ेगा और पॉजिटिव प्ले। ठीक है शबीर साहब, जो मैं फिगर्स अभी गिनवा रहा था, इसमें एक चीज मेरी निगाह से गुजरी जो मैंने सुबह भी आपसे पूछा था कि 20 to 30 ओवरऑल जब हम यूएन की रिपोर्ट्स को कोट करते हैं तो पता चलता है कि 18 साल से 75 साल तक की उम्र के तमाम लोग इसमें आते हैं। आप चूंकि ग्राउंड पर हैं, हकाइक को बहुत अच्छे से जानते हैं, किस नवीयत के केसेस आते हैं ये मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन कितनी उम्र के लोग या हर उम्र के लोग, दोनों मानकर चले या दोनों में से एक इस वक्त जिनको आप सबसे ज्यादा इस वक्त देख रहे हैं? जी, इंसान बच्चे में आती है ना, तो वहां से इनका मुगना, टर्न आउट होना चालू हो जाता है। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम एज फैक्टर आज के डेट में क्यों नहीं बता पा रहे हैं, कि जबकि हमारे पास हर एक एज के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? अगर हम 15 साल से लेके 75 साल तक बोलेंगे तो उसमें तो आपको कोई बचता ही नहीं है। अब ये है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इनमें इनिशिएटिव, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि आप स्कूलों में, मॉर्निंग असेंबलीज में 2-4 मिनट के लिए इन चीजों का आना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, ये जो नफरत वाला एंगल है, एक सोशल स्टिग्मा है कि इससे बदबू आ रही है, गंदा है, मंशियात का आदी है, ड्रग्स लेता है, इसको साइड लाइन कर दो। इज दिस द बेटर वे टू ट्रीट किसी के साथ, अगर किसी को इस दलदल से बाहर निकालना है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम सब लोग सुबह उठ के बाथरूम यूज करते हैं, उससे बड़ी गंदगी दुनिया में क्या हो सकती है? आखिर ये एक इंसान है, अगर किसी का बागी में गिरा है तो उसको क्या करना है? कि उसको छोड़ के जाना, कि बाहर निकालना, अपने भी हाथ धोने, उसको भी साफ करना है। दिस इज अ वाइस वर्सा केस है। ये हमारे सोसाइटी है, ये हमारी पार्ट ऑफ सोसाइटी है, इनको वापस इसी सोसाइटी में आना है। अगर आपने इनको ट्रीट नहीं किया, अगर आप इनको गले नहीं लगाया, तो आप ये देखिए कि आपके घर में जो बच्चा है वो भी सेफ नहीं है। अक्लमंदी ये नहीं है कि आपको कुत्ता काटे तो आप जाके कुत्ते को वापस काटे। अक्लमंदी इसी में है, आप जाके अपना इलाज करें। तो ये बच्चे जो है ये बीमार है, ये एक्सेप्टेंस आप अपने आप में पैदा करिए, इनको अपने सीने से लगाइए, उनको हमदर्दी की जरूरत है। हम छोटे बच्चे हैं, कभी ना कभी हमसे भी कभी जिंदगी में गलती हुई है,
हमने वो छोटी सी गलती की है, इन्होंने ये गलती की है, लेकिन गलती की माफी होती है, किसी को गलती करने पे हम कत्ल नहीं कर सकते हैं। दो ही पहलू है, या तो आप माफी पे किसी को कत्ल करो या तो माफ करो, लेकिन माफ करना अल्लाह का निजाम है, माफ करना हर एक मजहब का निजाम है। सबसे पहले घर वाले सामने आए, इन बच्चों को सीने से लगाए, इनकी एक्सेप्टेंस इनमें पैदा करें और इनको फिर से समाज में लाने के लिए जद्दोजहद करें। बाकी रही मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात, वो जी। हम बैठे हैं, वो बाकी इंस्टीट्यूशन बैठे, इदारे बैठे हैं, और मुझे उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट ले रही है। इंशाल्लाह जितनी भी जल्दी हो सके इनके लिए एक मैकेनिज्म तैयार होगा और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज जितनी भी होगी उनको फ्रेम आउट किया। ठीक है, पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ अपनी जगह काम करती हैं, इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर विशाल साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे, जो मैं शबीर साहब से पूछ रहा था कि देख कर ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना कि इसके नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं, इस पर आपका टेक या आपका माहिराना मशवरा उन तमाम लोगों को जो हमें देख और सुन रहे हैं, ख़ासतौर से उस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं कि 13,50,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो शायद इस दलदल में इस वक्त और तबाही के रास्ते पर हैं? नहीं, देखिए, ये दे आर द वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और ये जो अभी फॉर द टाइम बिंग भटके हुए हैं, ये मेरा मानना है, इनको राइट ट्रैक पे लाना बड़ा जरूरी है। और कारण क्या रहे पीछे, रीजंस क्या रहे जिसमें ये आए, क्या वो पीयर प्रेशर था, क्या वो एक सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए आए, या किसी एक सोची साची मतलब उसकी वजह से आए। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज एज वेल। ब्रोकन फैमिली से है कि कहाँ से है, क्या रीजन है, वो पूरा पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम वी नीड टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी, एंड दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उनको राइट ट्रैक पे लाना बड़ा जरूरी है। जी। एट द सेम टाइम क्राइम, और मेरा एक मानना है क्राइम के साथ इसका बड़ा लिंकेज है, और रेट्रोग्रेड एनालिसिस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि गया है तो क्राइम किया है, अगर कोई क्राइम है तो उसमें भी देखिए कि क्या उसका कोई लिंक ड्रग के साथ है, नंबर 1। और जो सूडो वेस्टर्नाइजेशन हमारी सोसाइटी में हो रहा है, पार्टी कल्चर, जो हम आधा सुधा सीख के, आधा अधूरा सीख के आए, और इस कल्चर को जो हम अलो कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसको रोका जाए, ताकि ड्रग्स कल्चर जो है वो उससे हम बाई बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर अहमद साहब, डॉक्टर मैसेज। विशाल साहब, जम्मू और श्रीनगर से आप हमारे साथ रहे, अपना कीमती वक्त ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन पर मजीद गुफ्तगू सिर्फ आज ही नहीं होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। वक्त हमें फ़िलहाल इजाज़त नहीं दे रहा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमारे साथ ज्वाइन किया और अपना फीडबैक हम तक पहुँचाया। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन मंशियात के खिलाफ ये जो लड़ाई है, हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। काम मजीद करने की ज़रूरत है, और बातों से ज़्यादा इन जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जो काम करने के लिए प्लान्स बनते हैं, उनको अमली जामा पहनाने की अशद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय